के बाद वो मंदिर के स्थापना दिवस और लोकार्पण कार्यक्रम में भी शामिल हुए हैं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 लेन परियोजना का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पर मौजूद रहे। सीएम दौरे का आज दूसरा दिन है। गोरखपुर खबर बता रहे हैं, जहां पर योगी ने चित्रगुप्त मंदिर के आज दर्शन किए हैं। स्थापना दिवस और लोकार्पण के कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद रहे। गोरखपुर को और पूर्वी उत्तर प्रदेश को इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट, कैप्टिव पावर प्लांट उपलब्ध होने के अवसर पर मैं जालान परिवार को हृदय से बधाई देता हूं। को प्लांट में पर पूरे गोरखपुर वासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये हमारी सोच और कार्य पद्धति पर निर्भर करता है कि हम अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। अच्छा भविष्य बनाने के लिए वर्तमान को संघर्षों जूझते हुए अच्छा बनाना पड़ता है, उसका माहौल देना होता है। हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, किसी के साथ कोई भेदभाव न हो, सकारात्मक सोच की ताकतों को एक मंच पर आकर के अपने समाज के लिए, अपने युवाओं के लिए, अपने देश के लिए सोचना चाहिए। जब इस सकारात्मक सोच के साथ हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आज मुझे बस बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि 6 वर्ष से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस विश्वास के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को आश्वस्त करने के लिए एक सरकार के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया था, आज उन्हीं के मार्गदर्शन और प्रेरणा से उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन सरकार के कार्यों का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज विकास की एक लंबी छलांग लगा रहा है। जब हम लोगों ने दुनिया के और देश के उद्यमियों के पास हम गए तो ऐसे लगता था जैसे वे पलक पावड़े बिछा करके बैठे हुए हों कि उत्तर प्रदेश हमें आमंत्रित करे और हम उत्तर प्रदेश में जाकर हमें 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव प्राप्त हुए और आश्चर्यजनक उसमें दुनिया के लोगों की आंखों को खोलने वाला यह भी था कि 33,50,000 करोड़ का निवेश केवल एनसीआर में नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 10 लाख करोड़ का निवेश इसमें है। बुंदेलखंड में 4,29,000 करोड़ का निवेश है। सभी 75 जनपदों के लिए कुछ न कुछ निवेश है। ये निवेश से बताता है उत्तर प्रदेश एक सही ट्रैक पर आगे बढ़ चुका है और विकास की एक लंबी छलांग लगाने के लिए आज तैयार है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को भी तैयार है। लेकिन भाइयों बहनों, उसके लिए एक माहौल हमें देना पड़ेगा। देखिए, राज्य सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है। ये जो स्टील प्लांट बना है अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित, उत्तर भारत का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का प्लांट, स्टील की आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वैसे ही है जैसे इस शरीर के लिए हड्डी की। अगर शरीर से हड्डी हटा दी जाए तो क्या होगा? केंचुए की तरह रेंगना पड़ेगा। बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए जो हमारी शरीर में हड्डियों का काम होता है वही काम विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्टील का है। अच्छी क्वालिटी का होगा इंफ्रास्ट्रक्चर।
और मैं श्री अशोक जालान जी को, श्री निखिल जालान जी को, अंकुर जालान जी को इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 100 करोड़ के निवेश करने का रिस्क लिया। मैं इसको रिस्क इसके लिए मानता हूं क्योंकि जब मैं इन्हें तैयार कर रहा था कि आप भी एक प्लांट लगाइए, ऐसा नहीं कि जालान परिवार फील्ड में अकेले हो। उनके पूज्य पिता किशोर जालान जी 1987 में अपना स्पंज आयरन का एक प्लांट उस समय लगाया था। उस समय उसकी आवश्यकता थी। कैसे हो पाएगा? हम लोगों ने रिफॉर्म किए। जो टीम हमारी यहां मंच पर आई है, इससे पहले भी टीम थी। इस पूरी टीम ने मेहनत किया, राज्य के मंत्रियों ने मेहनत किया, अपने अपने विभागों की पूरी की। राज्य के अंदर हमारे जिला स्तर के अधिकारियों ने, औद्योगिक ने अपने स्तर पर प्रयास किए, लैंड बैंक बनाए, पॉलिसीज बनाई, रिफॉर्म किए। यहां पर जो भी हमारे औद्योगिक विकास के आयुक्त कह रहे थे कि हम 15 तक जीएसटी में उन्हें यहां पे छूट देने जा रहे हैं। ये छूट इस बात को लेकर दी जा रही है जिससे 2000 नौजवानों को जो नौकरी और रोजगार यहां पे सीधे से प्राप्त होने जा रहा है, प्रत्यक्ष रोजगार होने जा रहा है। 7000 से अधिक परिवारों के पेट को भरने के लिए ही सरकार ये जीएसटी में छूट देने का कार्य कर रही है। इस सरकार की छूट इसीलिए क्योंकि यहां हम छूट देंगे लेकिन वहां पर हमारा ही कोई लंबन की ओर अग्रसर होगा, खुशहाल होगा। और हमारा जब खुशहाल होगा, समाज और राष्ट्र खुशहाल होगा, समृद्धि की ओर अग्रसर होगा। देश के अंदर जिस मजबूती के साथ हाईवे का निर्माण हुआ है, राजमार्गों के निर्माण के लिए 9 वर्ष के अंदर कार्य हुआ है, आज उसने भारत की गति को, विकास की रफ्तार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया है। आज पूरी दुनिया इस बात को लेकर अचंभित है कि सबसे बड़ी बीमारी के बावजूद भारत दुनिया की सबसे बड़ी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो इसके मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर उसका एक कारण है। और इंफ्रास्ट्रक्चर का आधार सर्वे अटल जी की इन परिकल्पनाओं को साकार कर, जो आज मजबूत हाईवे के बेहतर नेटवर्क के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गडकरी जी का, कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश को भरपूर मदद दी है। और आज पिछले दिनों आदरणीय गडकरी जी बलिया में आए थे। बलिया में 7000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज गोरखपुर में लगभग 10,000 रुपए की परियोजनाओं का पूजन का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। 10 परियोजनाएं हैं 430 करोड़ की लागत की। इसके साथ ही 2 परियोजनाएं की हैं 4,530 करोड़ रुपए की। इसके अलावा 12 अन्य 8,966 करोड़ रुपए कुल जो लोकार्पण की परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं को मिलाकर हम देखेंगे तो यह लगभग 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट हैं, जिन प्रोजेक्ट का आज यहां पर अभी आदरणीय गडकरी जी के कर कमलों से यहां पर भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और अगली खबर उत्तराखंड है, जहां पर उत्तराखंड में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धामी कैबिनेट की बैठक गैरसैंण में हुई।
बैठक में कई अहम मसलों पर आज चर्चा हुई है, साथ ही कई अहम मुद्दों पर मुहर भी लगी है। बता दें कि जिसमें विधायक निधि की राशि बढ़ाकर 5 करोड़ की गई है और साथ ही महिला मंगल दलों की राशि 40 लाख की गई है। कैबिनेट की यह अहम बैठक भराड़ीसैंण में आयोजित की गई है। भराड़ीसैंण में आयोजित विधानसभा बजट सत्र का सोमवार से शुभारंभ हुआ है। इस बार बजट सत्र में महिला विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूड़ी ने पहली बार सदन के भीतर कांग्रेस के विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। यह बजट सत्र आगामी 18 मार्च तक चलेगा। 18 मार्च तक जो प्रस्तावित भराड़ीसैंण में जो विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है, राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू हुए सत्र के दौरान कांग्रेस ने बहुत हंगामा किया और राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान पूरी तरह कांग्रेस रूप से सरकार के विरोध में उतरी रही। आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ साथ सदन के अंदर जहां कांग्रेस ने सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पर प्रदर्शन किया। पूरे दिन जो गर्मा गर्मी रही वो बनी रही और सदन में जो तमाम कार्यवाही थी वो कार्यवाही भी चलती रही। और आज भराड़ीसैंण में जिस तरह से लोगों को उम्मीद थी, वो उम्मीद कुछ लोगों की पूरी भी हुई है, जिसमें आंदोलनकारियों को जो क्षतिज आरक्षण था वो क्षतिज आरक्षण आज कैबिनेट ने पास कर लिया। इसके अलावा जो यहाँ पर तमाम जो विधायक निधि की बात करें या फिर सरकारी और भी अनुदानों की बात करें, वो सब बढ़े हैं और ये सत्र 18 तक जो प्रस्तावित है वो जारी है। मंजुल मांजरा के साथ अरुण मैठाणी, भराड़ीसैंण, गैरसैंण। सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों को प्रारंभिक जांच बंद करने की सीबीआई रिपोर्ट एक प्रति मांगने वाली याचिका को खारिज किया गया है। बता दें आपको कि भराड़ीसैंण में कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह और उनके बेटे को खारिज किया गया है। आज याचिका खारिज हो गई। आपको बता दें इससे अधिक संपत्ति का मामला है। दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति करने के आरोपों को की जो प्रारंभिक जांच है उसे बंद करने की सीबीआई रिपोर्ट की एक प्रति मांगने वाली याचिका को आज खारिज किया गया है। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बिजनौर के अफजलगढ़ पहुंचे, जहां पर उन्होंने विधायक शेख सुलेमान के घर पहुंचकर उनसे बातचीत की है और उसके बाद धामपुर के लिए रवाना हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अखिलेश यादव नगीना में पार्टी के विधायक मनोज पारस के बेटे के विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल अपने भ्रष्टाचार घपले छुपाने के लिए विपक्ष पर कर रही है और साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में गठबंधन के साथियों को साथ लेकर लड़ने का प्रयास करने की बात कही है और कहा कि विधानसभा चुनाव किस तरह से हुआ है सबको मालूम है, जीते हुए लोगों को हरा दिया गया। इस बारे में बीजेपी नेता का एक वीडियो भी वायरल हुआ है। हमारी सरकार आने पर उस ऑडियो की जांच कराई जाएगी। साथी उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूल्य खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट। जो जीते हुए थे वो हार गए। और मैं आपको पता कि ऑडियो वायरल हुआ था जी बीजेपी के किसी नेता का। क्या वो ऑडियो फर्जी था? क्या ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना था।
अभी मुझे जानकारी मिली और अखबार की खबर से कि 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की बनारस में इल्लीगल है। अब उन पे बुलडोजर कब चलेगा भाई? अगर 20,000 बिल्डिंगें इल्लीगल हैं तो अगर हमारी बिल्डिंग इल्लीगल है तो आप बुलडोजर चला रहे हैं। बीजेपी की बिल्डिंग इल्लीगल है तो उस पर बुलडोजर नहीं चला रहे। और आपसे दूर नहीं है बरेली, जिस समय सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को बुलडोजर से तोड़ा गया था, उस समय मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा और जानकारी करके जानकारी दें कि आखिरकार बीजेपी के कितने लोगों का वहाँ इल्लीगल बना है। नर्सिंग होम इल्लीगल है, वहाँ दूसरे पेट्रोल पंप इल्लीगल है, घर इल्लीगल है। अरे ये घर अच्छा खासा बना हुआ है, अधिकारी आएंगे कहेंगे ये इल्लीगल है, छज्जा खराब पड़ा हुआ है, बुलडोजर लगा देंगे छज्जा पे, पता लगा आपका घर गिर गया। जो उद्योगपति नंबर 2 पे थे आज किस नंबर पे? LIC का डूबा पैसा, SBI का डूबा पैसा, ये बड़े मुद्दे हैं। बिहार में इस तरह ED की CBI कार्रवाई चल रही है, उसको ED CBI और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए विपक्ष पर और पत्रकार साथियों का साथ लेकर के कि कैसे उनके अपने मुद्दे दब जाएं। अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा पत्रकार नहीं था, एक सामान्य पत्रकार ने केवल ये पूछ लिया विकास और योजनाओं को लेकर के जो वादे किए थे पूरे किए कि नहीं किए, उस पत्रकार को पता लगा जेल भेज दिया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर राजभवन घेरने जा रहे थे। इस दौरान हजरतगंज और राजभवन के नजदीक उनकी पुलिस से भिड़ंत हो गई। कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें नियंत्रण में लेने के लिए हिरासत में ले लिया और उन सभी को अस्थायी जेल में इको गार्डन ले जाया गया। बता दें आपको कि महंगाई, बेरोजगारी और सरकारी कंपनियों के निजीकरण सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस ने राजभवन का घेराव का ऐलान किया था। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल रहे हैं। आज राजभवन को घेरने का जो मुख्य मुद्दा है वो है कौमी कैपिटलिज्म, एक मुद्दा है महंगाई, एक मुद्दा है बेरोजगारी और सबसे बड़ा मुद्दा है कानून नाम की चीज नहीं है। आए दिन रोज किसी ना किसी गांव गली में उन तमाम लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है जो अपनी आवाज नहीं उठा सकते। कांग्रेस ने उन सबकी आवाज बन करके आज इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए यह प्रयास किया है कि राजभवन में जाकर के राज्यपाल महोदया को जगा करके और उनसे कहें कि अपनी सरकार को कम से कम कानून का ज्ञान तो दें। 2 माँ बेटी जिंदा जलाई जाती हैं, कानून वहां कोई काम करता नजर नहीं आता है। आए दिन किसी ना किसी जिले में बच्ची, बेटी, बहू, इनके साथ अन्याय अत्याचार होता है और उनकी हत्याएं हो जाती हैं। नाम की चीज कहीं नहीं आ रही है। कांग्रेस ने फैसला लिया है कि हम सबकी आवाज बन करके प्रदेश स्तर पे जाकर के, प्रदेश मुख्यालयों पर जाकर के प्रदेशों की सरकारों को और देश की सरकार को आगाह करें कि आपके द्वारा देश का जिस तरीके से शोषण हो रहा है, देश जिस तरीके के अन्याय को झेल रहा है, प्रदेशों में तमाम तरीके के शोषण हो रहे हैं, इन्हें कैसे बंद किया जाए। इसलिए कांग्रेस ने फैसला लिया, AICC ने फैसला लिया कि पूरे देश के अंदर हर एक जिला मुख्यालय पर इस बहरी गूंगी सरकार को जगाने का काम करें। यूपी के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को अपने 2 दिन हरिद्वार दौरे पर पहुंचे। इन्फ्लुएंजा वायरस पर नीति आयोग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी पर ब्रजेश पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है और अभी मरीजों की संख्या भी कम है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्टिंग बढ़ाने के साथ बेड भी आरक्षित कर दिए गए हैं। यूपी के डिप्टी CM ने कहा कि सरकार इन्फ्लुएंजा वायरस को लेकर पूरी सतर्कता बरत रही है। उन्होंने लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। विपक्षी दलों द्वारा बीजेपी पर CBI और
ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताने पर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जो लोग करप्शन में लिप्त हैं वही जांच एजेंसियों की कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। भी मरीजों की संख्या भी बहुत पैनिक वाली स्थिति में नहीं है। अभी सबसे बड़े अस्पताल केजीएमयू में अभी 30 से 35 मरीज हैं और सिविल बलरामपुर में 20 से 25 मरीज हैं। स्थितियाँ पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। हमने जांच का दायरा बढ़ा दिया है और बेड्स आरक्षित किए हैं और दवाइयों की कोई कमी नहीं है। सतर्कता के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि जैसे ही बुखार के लक्षण देखें तत्काल जांच कराएं और जो भी उचित चिकित्सीय सलाह लेकर दवाइयाँ लें। ये उत्तराखंड से हम लोगों का बहुत पुराना घरेलू रिश्ता है और यहाँ ढेर सारे हमारे परिवार के लोग रहते हैं। उनसे हमारी भेंट भी हो रही है, साधु संतों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, माता गंगा का भी स्नान आशीर्वाद हम सबको मिला है। और तो घर की बात है, नहीं गलत है। इस प्रकार की बातें वही लोग कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में आकंठ डूबे हुए हैं। और हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ रही है और पहली बार ऐसा देश में है कि स्वच्छता, पारदर्शिता और गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर पूरे देश में बात चाहे कि माननीय मोदी जी स्कीम में बदलाव लाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए काम करें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आपकी लाडली हंसते हंसते कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला ना। तो मासिक के शुरू होते ही क्यों फीक पड़े हंसी? आप समझाएं उसे खुशी खुशी किशोर अवस्था में जाने के तरीके ताकि वो स्वस्थ रह सके। उसे बताएं कि स्वस्थ रहने के लिए वो अपनाए सही मासिक इंतजाम, जैसे साफ सफाई और स्वच्छ साधन का प्रयोग। बेटी हुई है बड़ी तो खुशियाँ क्यों न बढ़े। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगली खबर फतेहपुर जिले से है, जहां पर आपको बता दें कि फतेहपुर जिले में मेला देखने आए 2 युवतियों का अपहरण कर 6 युवकों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। जानकारी पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। बता दें आपको कि सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर दोनों युवतियों को मेडिकल के लिए भेज दिया गया। अगली खबर गाजियाबाद से है, जहां पर गाजियाबाद में कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर करीब 100 दिन हो चुके हैं और वहीं 100 दिन बाद गाजियाबाद वासियों को वह सुविधा मिली है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कमिश्नर प्रणाली को लागू किया था। और साथ ही आपको बता दें कि से लेकर ट्रैफिक को किस प्रकार से नियंत्रित किया है, इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए किस प्रकार से कमिश्नरेट पुलिस ने कार्य किया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर सारा समय संवाददाता दीपक कुमार ने गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा से खास बातचीत की है। कमिश्नर अजय मिश्रा ने कहा है कि अपराधियों की गाजियाबाद पुलिस लगातार कमर तोड़ रही है और कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद काफी पुलिस बल गाजियाबाद को मिला है, जिस कमिश्नर अजय है। क्या बदलाव आपकी नज़र से है, क्योंकि जो जनता है उनकी बात अगर की जाए तो कहीं सही है कहीं गलत है, लेकिन आप क्योंकि एज ए कमिश्नर हैं यहाँ पे, किस प्रकार से बदलाव देखते हैं पुलिस के लिए और जनता के लिए से? देखिए 3-4 तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर हैं हमारे पास इसको जज करने के लिए कि बदलाव दिख रहा है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है IGRS, जिसमें जन शिकायतों की सुनवाई होती है। IGRS में हमारी 60, 65, 75 रैंकिंग से बढ़ते बढ़ते आज हम 5वीं रैंक पे आ गए पूरे प्रदेश में। उसी तरीके से CCTNS है, CCTNS में भी रैंकिंग हमारी 50 से 60 के बीच हुआ करती थी। वो जनवरी में बढ़ते बढ़ते हम 13वें स्थान पे आ गए और फरवरी की रैंकिंग में मैं आश्वस्त हूँ कि ये हम टॉप 10 में होंगे। उसी तरीके से डायल 112 है, जिसमें
हमारा रिस्पांस टाइम क्या है, उसमें लगातार पिछले 3 महीने से हम टॉप 3 टॉप 4 में बने हुए हैं। तो ये सीधे सीधे ये आंकड़े हैं। ये अभी होली की व्यवस्था ले लीजिए, होली के दौरान लोग परेशानी की स्थिति में डायल 112 को कॉल करते हैं। 6 साल के हमने आंकड़े निकलवाए कि होली के दिन डायल 112 में लोगों ने कितनी कॉल की गाजियाबाद से। 6 साल में सबसे कम कॉल इस बार 8 मार्च को हुई है। या शराब पी के जो उस दिन लोग चलते हैं, हुड़दंग करते हैं, उसकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं जिसमें लोगों की जानें जाती हैं, केवल 1 एक्सीडेंट हुआ उस दिन और 1 भी डेथ नहीं हुई। तो ये सारे वो हैं जो आंकड़े सिद्ध कर रहे हैं कि चेंजेस आए हैं। बाकी परसेप्शन है, लॉ एंड ऑर्डर क्राइम एक फीलिंग होती है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है जो लोग फील करते हैं, जिसके लिए किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं होती है। एक और हमारा कोर एरिया रहा है ट्रैफिक, कि ट्रैफिक को हम कैसे स्मूथ करें, रेगुलराइज करें। उस पर बहुत सारे प्रयास पिछले 3 महीने से किए गए हैं। उनकी मैन पावर बढ़ाई गई है कुछ, लेकिन 4 लोकेशन से चल रही थी, आज से 4 लोकेशन हमारी और बढ़ गई। तो 9 लोकेशन पे जो चलनी थी उसमें से 8 लोकेशन पे आज से हमारी कोर्ट चल रही है। उसके अलावा 3 हमारे पुलिस उपायुक्तों की कोर्ट थी, वो करीब पिछले 1.5 महीने से चल रही है। अपर पुलिस आयुक्त की कोर्ट चलनी थी, वो भी 1.5-2 चल रही, बल्कि अपर पुलिस आयुक्त की कोर्ट ने केवल फरवरी माह में ही 61 से ज्यादा जिला बदर किए हैं। सर, आखिरी सवाल है कि आने वाले समय में गाजियाबाद वासियों और क्या बदलाव देखने को मिलेंगे कमिश्नरेट लागू होने के बाद से? पुलिस के व्यवहार में सुधार दिखेगा और भी ज्यादा, नंबर 1। नंबर 2, यातायात व्यवस्था हम और भी स्मूथ करने की कोशिश करेंगे कि किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से, चाहे स्कूल जाने वाला बच्चा हो या गृहिणी हो जो सामान्य घर के लिए एक साग सब्जी खरीदने जा रही हैं, या कोई अपने कार्यस्थान पे जा रहा है, उसको अनावश्यक रूप से सड़कों पे अपना समय व्यतीत न करना पड़े। हमारी कार्यप्रणाली में ट्रांसपेरेंसी आए और हमारे अंदर एक अथॉरिटी की जगह एक पब्लिक सर्वेंट का भाव आए। ये बिल्कुल, धन्यवाद सर। ये हैं गाजियाबाद के कमिश्नर अजय मिश्रा जी। इन्होंने स्पष्ट कहा है कि आने वाले समय में गाजियाबाद कमिश्नरेट में और बदलाव गाजियाबाद वासियों को देखने को मिलेंगे। दीपक कुमार, सारा समय, गाजियाबाद। आईपीएस अधिकारी के वायरल वीडियो पर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार का कहना है कि पूरे मामले की जांच वाराणसी के कमिश्नर से कराई जा रही है। 3 दिनों के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। साथ ही इस बात की भी जांच की जा रही है कि आखिर में क्या कारण था कि इस पुराने वीडियो को वायरल किया गया है। बता दें आपको कि यूपी के एक आईपीएस अधिकारी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी व्यक्ति से 20 लाख रुपए मांगते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सियासी गलियारों में भी घमासान मचा हुआ है। यूपी कांग्रेस ने भी वीडियो को ट्वीट कर निशाना साधा है। वहां के कमिश्नर के द्वारा को एक कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इसके बारे में विस्तृत जांच करके भेजें, चूंकि ये वीडियो काफ़ी पुराना है और किन परिस्थितियों में और कैसे ये चीज़ें कल दोबारा प्रसारित की गई है। फिलहाल बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।